Hello everyone. Today our topic will be historical backdrop, some landmarks from social reform movements of the 19th and 20th centuries with focus on women education. अब 19th और 20th सेंचुरी में जो वुमेन की स्थिति को, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए स्पेशली एजुकेशन के संदर्भ में जितने भी सामाजिक आंदोलन किए गए, उन सभी आंदोलनों की हमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना है। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में पॉपुलेशन की बात करें तो विश्व में लगभग आधी आबादी महिलाओं की मानी जाती है और हमें ये कहावत भी भली भांति विदित है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो जब हम विश्व में देखते हैं विश्व स्तर पर कि आधी आबादी लगभग महिलाओं की है और पुरुष की सफलता के पीछे महिला ही होती है, तो महिलाओं ने अपना उत्थान तो कर लेना ही होता है, लेकिन पुरुषों के उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी सफलता के लिए भी महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं। परंतु भारत व अन्य जो हमारी एशियन कंट्रीज हैं, उसमें महिलाओं की जो स्थिति देखने को मिलती है वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। उनकी स्थिति में वुमेन्स पोजीशन में वैदिक पीरियड से लेकर अगर हम मॉडर्न पीरियड तक देखें, नजर डालें, तो बहुत से उतार चढ़ाव हमारे सामने उनकी पोजीशन को लेकर आते रहते हैं और उनके अधिकारों में भी अकॉर्डिंगली बदलाव होते हुए देखा जाता है। इनफैक्ट वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो वैदिक पीरियड में महिलाओं की जो स्थिति थी वो फिर भी बेहतर थी। वैदिक पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो उस पीरियड में महिलाओं के साथ इतना कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी और वैदिक रीतियों में भाग लेती थी। पुरुष का कोई भी संस्कार पत्नी के बिना अधूरा माना जाता था। गार्गी, अपाला आदि जितनी भी विदुषी महिलाएं थीं, उनका भी वेदों में वर्णन मिलता है, जो कि शास्त्रार्थ करती थी। मनु ने भी बहुत ही सुंदर शब्दों में ये कहा है कि जहां स्त्रियों की दुर्दशा होती है वहां संपूर्ण परिवार विनाश को प्राप्त होता है, किंतु जहां वे सुखी हैं वहां परिवार सदा भी समृद्धि को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक और जो हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड है उसमें महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था। उसे देवी, उसे अर्धांगिनी, सहचरी माना जाता था और वैदिक पीरियड में स्त्रियों की स्थिति बहुत मजबूत थी। परिवार और समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था, उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, संपत्ति में उनको समान अधिकार था, सभा और जितनी भी ये समितियां होती थी उनमें भी वह स्वतंत्रता से भाग ले सकती थी। जितने वैदिक और हमारे पोस्ट वैदिक पीरियड के जितने भी लिटरेचर हैं वो हमें बताते हैं कि पूर्व काल में स्त्रियां कभी भी पर्दा नहीं करती थी। मीन्स की जो ये पर्दा प्रथा हमारा मिडिवल पीरियड में जो ये एक कुप्रथा थी समाज की, तो ये वैदिक पीरियड में नहीं थी। उन्हें अपने जीवन के साथी को वर्ण करने में भी स्वतंत्रता प्राप्त थी। घर पर भी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी और उन्हें अर्धांगिनी माना जाता था। तो इस तरह से वैदिक पीरियड को गोल्डन एज माना गया है, जिसमें कि वुमेन के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन जब हम मिडिवल पीरियड में, मध्यकाल में स्त्रियों की दशा पर नजर डालते हैं तो स्त्रियों की स्थिति वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में इतनी ज्यादा सुदृढ़ नहीं थी। उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार शुरू हो गया था। इनफैक्ट 11वीं शताब्दी में मुहम्मद गौरी ने मिडिवल पीरियड में जब भारत पर आक्रमण किया था, तो इस पीरियड के पश्चात ब्रिटिश काल की शुरुआत तक सामाजिक संस्थाओं का, जो भी हमारे भारतीय समाज में जितनी भी संस्थाएं थी उनका बहुत विखंडन हो गया था। परंपरागत राजनीतिक संरचना में बहुत उथल पुथल हो गई थी। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का प्रवासन हो गया था और देश में
आर्थिक मंदी, महिलाओं के पतन के, ये सब बहुत बड़े कारण बन गए थे। और जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उनसे स्त्रियों को बचाने के नाम पर फिर पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी, सती प्रथा शुरू हो गई थी, बाल विवाह आदि कुप्रथाएं बहुत प्रबल हो गई थी और शिक्षण की सुविधा पूर्ण रूप से समाप्त ही हो गई थी। लेकिन फिर 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में वुमेन की पोजीशन में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो गया था। उसके बाद जब हम ब्रिटिश पीरियड की बात करते हैं तो ब्रिटिश पीरियड में वुमेन की पोजीशन में कुछ सुधार होने लगा। ब्रिटिश शासन से पहले स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी, दयनीय थी। समाज में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हीन दृष्टि से ही देखा जाता था। स्त्रियां अशिक्षा और अज्ञानता के बंधनों में ही जकड़ी हुई थी। लेकिन 19वीं शताब्दी स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए अत्यधिक निर्णायक सिद्ध हुई और स्त्री शिक्षा तथा उनकी पोजीशन में सुधार के लिए 3 अलग अलग लेवल पर कार्य किए गए। उसमें मिशनरियों का जो था वो व्यक्तिगत प्रयास भी शामिल था और भारतीय समाज सुधारक जितने भी इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स हैं और स्वतंत्रता आंदोलनकारी के जितने भी एफर्ट्स रहे हैं, उसकी वजह से भी वुमेन की पोजीशन में सुधार हुआ और कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी एफर्ट्स रहे हैं इंडियन समाज में वुमेन की पोजीशन को सुधारने हेतु। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि 1821 में मिस कुक भारत आई थी और भारत पहुंचते ही उन्होंने 8 बालिका विद्यालयों की स्थापना कर दी थी और 1823 तक 14 इन एडिशन टू दोज 8 गर्ल्स इंस्टीट्यूशन, 14 और बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई थी और 1851 तक ईसाई मिशनरीज जो थे उन्होंने 371 बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी, जिनमें 11,293 बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही थी। अब 1902 से 1921 तक के काल में शिक्षा के प्रति काफी जागरूकता उत्पन्न हो चुकी थी। 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता में भारतीय समाज में भारतीय महिला संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य नारी शिक्षा को प्रसारित करना ही था। अब महात्मा गांधी ने भी बेसिक एजुकेशन योजना प्रस्तुत कर ली थी, जिससे कि लड़कियों की शिक्षा में काफी सुधार हुआ। इससे सह शिक्षा की प्रवृत्ति का भी विकास होने लगा और लैंगिक भेदभाव में कमी आने लगी। लेकिन जब हम वुमेन के स्टेटस को आफ्टर इंडिपेंडेंस देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देखते हैं, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की जो निम्न दशा के प्रमुख कारण थे वो अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बंधन और जो वुमेन की लीडरशिप थी उसमें कमी थी और पुरुषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण, ये सभी कारण उनकी इस दुर्व्यवस्था के माने जाते थे। भारत में स्त्रियों की स्थिति में 1950 के बाद से पर्याप्त सुधार हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल पोजीशन में सुधार लाने के लिए और उन्हें विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन भी किया गया था, सो दैट कि वुमेन्स को आत्मनिर्भर बनाया जाए और स्वावलंबी बनाया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वुमेन की पोजीशन वैदिक पीरियड के अलावा बाकी सभी पीरियड्स में दयनीय ही रही। उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार ही किया जाता था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का कार्य उस समय के जितने भी सामाजिक, आर्थिक और सुधारवादी आंदोलन थे उन्होंने किया था। इन सुधारवादी कार्यों की जो शुरुआत थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी, जिन्होंने समाज में जितनी भी ये कुप्रथाएं फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा, विवाह का विरोध किया जाता था और महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों का समर्थन भी, जो ये राजा राम मोहन राय के जो ये आंदोलन थे, इन आंदोलनों
के तहत ही महिलाओं को भी संपत्ति देने का अधिकार, इन सभी बातों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था। उन्होंने समाज को ही, इनफैक्ट स्त्रियों से संबंधित जो ये भेदभाव होता था, इसके लिए समाज को ही जिम्मेदार ठहराया था, दोषी ठहराया था। क्यों? क्योंकि समाज ही स्त्रियों को उस दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखता था, जिस वजह से समाज में स्त्रियों की ऐसी दुर्दशा हो गई थी। तो इसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने समाज में सभी व्यक्तियों का, स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों के जो मानसिकता में भी बदलाव लाने के लिए बहुत प्रयास किए, सो दैट कि वो ये इस बात को समझ सकें कि हमें, जब तक हम वुमेन को इक्वल दर्जा नहीं देंगे, उनको मैन के बराबर फुटिंग पर नहीं लाएंगे, तब तक हम समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया और कहा कि विधवाओं को भी सम्मान पूर्वक शादीशुदा जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। यदि किसी औरत का पति युवावस्था में ही मर जाता है, तो इसकी सजा उस विधवा को क्यों दी जाए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। अब समाज सुधारकों ने बाल विवाह की भी निंदा की, क्योंकि देखिए इतनी दयनीय स्थिति का जो मुख्य कारण हमने पहले देखा कि वो बाल विवाह था, उनकी जल्दी, बालिकाओं की जल्दी ही शादी कर लेते थे। तो जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने देखा कि बाल विवाह की वजह से स्त्रियों को के अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी पहलू का विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। तो उन्होंने बाल विवाह की निंदा की और इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने ये तर्क दिया कि बचपन में ही अगर शादी तय करने के कारण क्या होता है, महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन हो जाता है और उसको समुचित शिक्षा देने के बजाय उसे घर के घरेलू कार्यों तक सीमित करके उनके चिंतन को सीमित कर देना उन्होंने अमानवीय ठहराया। दिस इज इनह्यूमन। बंगाल में केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए एक पत्रिका भी निकाली, जिसमें कि औरतों की शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को विकसित किया गया। इस तरह से 19वीं शताब्दी में कई महिलाओं ने महिलाओं के सुधार के लिए प्रयास किए, जैसे स्वर्ण कुमारी देवी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी। उन्होंने 1882 में महिला समाज प्रशिक्षण और गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया और उन्होंने भारती नामक एक महिला पत्रिका की भी शुरुआत की, सो दैट कि समाज की सभी महिलाओं को जागरूक किया जाए। thereafter रमाबाई सरस्वती ने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की और मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की, जो महिलाओं के विकास का काम करती थी। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक महिला शाखा की शुरुआत की गई, जिसे भारत महिला परिषद कहा गया, जो सामाजिक मुद्दों पर डिस्कशन करता था। यह परिषद बाल विवाह, विधवाओं की स्थिति, दहेज प्रथा और इस तरह से जितनी भी सामाजिक बुराइयां समाज में व्याप्त थी, उनके बारे में सोचती और इस दिशा में काम करते थे। उस समय के जितने भी बड़े बड़े नगर थे, जैसे कलकत्ता, मुंबई आदि, इन शहरों में महिलाओं ने अनेक संघ स्थापित किए थे और महिलाओं को एकत्रित करके एक दूसरे से बातचीत करने और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर बहस करने और चिंतन करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया था। इन सभी एफर्ट्स के क्या रिजल्ट हुए कि महिलाएं घर से बाहर आने लगी और अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लगी। 1910 में सरला देवी चौधरानी, जो कि स्वर्ण कुमारी की पुत्री थी, उन्होंने भारत स्त्री मंडल स्थापित किया और इस भारत स्त्री मंडल नामक संस्था का उद्देश्य देश के सभी धर्मों, जातियों की स्त्रियों का एक समूह तैयार करना था। इस संस्था ने महिलाओं के नैतिक और भौतिक विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1917 से 1945 के बीच राजनीतिक अधिकार और व्यक्तिगत कानून दो प्रमुख मुद्दे अंडर कंसिडरेशन रहे। इस दौरान 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट, मार्गरेट और डोरोथी, ये तीनों ही जो फॉरेन वुमेन थी, उन्होंने WIA वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की
और इस संघ का प्रमुख लक्ष्य मत देने का अधिकार हासिल करना था। वुमेन के लिए वोट देने के अधिकार की मांग के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन चेम्सफोर्ड को दिया गया, दैट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर। तो और ये मांग की गई कि पुरुषों के समान ही उन्हें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट हेतु कार्यक्रम और प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम, स्थानीय स्वशासन, सामाजिक कल्याण आदि की भी मांग रखी गई। और 1917 में उस समय की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा थी श्रीमती एनी बेसेंट, और मुस्लिम लीग ने महिलाओं के वोट देने के अधिकार का समर्थन किया था। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, जिसे मार्गरेट के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि महिलाओं की शिक्षा संबंधी समस्याएं हमको सुलझानी है, इन्हें दूर करना है। इसमें यह बात सामने निकल कर आई कि शिक्षा के विकास में जो पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है और अन्य कई सामाजिक प्रथाएं हैं, वो सब इसमें बाधा बन रही हैं। तो इसलिए इन्होंने बाल विवाह की समस्या को समाप्त करने के लिए शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए आंदोलन किए। और इन आंदोलनों का रिजल्ट क्या रहा कि 1929 में शारदा एक्ट पास किया गया। बहुविवाह की प्रथा को भी समाप्त करने के लिए हिंदू कानून में संशोधन की मांग की गई, और हिंदू कानून में संशोधन करके विवाह विच्छेद मींस डाइवोर्स और राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, इन अधिकारों की भी महिलाओं के लिए मांग की गई। और यह मांग तब तक चलती रही जब तक कि इन्हें प्राप्त नहीं कर लिया गया। अंततः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में इन मांगों को पूरा कर लिया गया। अब देखिए, एक तरफ महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे थे, वहीं कुछ महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही थी। असहयोग आंदोलन के दौरान महिला सहभागिता का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बहुत सी भारतीय समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना इन आंदोलनों में शुरू कर दिया था। ग्रामीण किसानों ने बारदौली में आंदोलनों में भाग लिया। गांधी जी के आह्वान पर हजारों महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। और महिलाएं पुरुषों से किसी भी मायने में किसी भी तरह से पीछे नहीं रहती थी। उनमें देश प्रेम की भावना उतनी ही देखी जाती थी जितनी कि पुरुषों में देखी जाती थी। देर आफ्टर 1917 में अनुसुईया साराभाई ने अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए आंदोलन शुरू किया था। 1928 से 1929 में बॉम्बे कपड़ा मिल श्रमिकों का आंदोलन किया गया, और उसी वर्ष कलकत्ता में भी ऐसा ही श्रमिकों का आंदोलन हुआ, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब भारतीय समाज में देखिए, जब हम हिस्टोरिकली प्रकाश डालते हैं वुमेन की पोजीशन पर, तो हम ये देखते हैं कि वैदिक पीरियड को छोड़कर बाकी सभी पीरियड्स में, वेदर इट इज मिडिवल पीरियड और इट इज ब्रिटिश पीरियड और इट इज पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वुमेन की जो स्थिति थी वो दयनीय ही पाई गई। तो वुमेन की ऐसी स्थिति के लिए जो मेन रीजन ढूंढे गए, पाए गए, ऑब्जर्व किए गए, वो उनमें से प्रमुख रीजन क्या क्या थे, वो कारण क्या क्या थे? सबसे पहले डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा। भारतीय समाज में विवाह के समय वित्तीय विनिमय एक सामान्य तथ्य माना जाता था, मनी एक्सचेंज। तो भारत सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कानून का निर्माण किया है। इसके बावजूद निरंतर दहेज की मांग बढ़ती ही जा रही है। दहेज की कमी के कारण स्त्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार, असम्मान या जला देना, समय पर इलाज न करना अगर बीमार हो जाएं, इस प्रकार की क्रूरता सामने नजर आती है। अनदर कॉज फॉर द जो ये वुमेन की इस ऐसी दयनीय स्थिति समाज में देखी गई, अलग अलग कालों में, अलग अलग पीरियड्स में डोमेस्टिक वायलेंस भी एक कारण इसका माना जाता था। अगेन डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में असमानता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एक कारण था भारतीय समाज में
वुमेन की इस दयनीय स्थिति के लिए। देन चाइल्ड मैरिज, देन इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन, उनको अपर्याप्त पोषण मिलता था, सही तरीके का बैलेंस डाइट या एडिक्वेट डाइट नहीं मिलती थी। सेक्सुअल हरासमेंट, मोर ओवर प्रॉपर्टी राइट्स, देश के कानून की अनदेखी की जाती थी। बहुत से परिवार पैतृक संपत्ति में लड़कियों को बराबर का हकदार नहीं देते थे। देयर आफ्टर डिस्क्रिमिनेशन इन मिलिट्री सर्विसेज, सैन्य सेवा में भी भेदभाव किया जाता था वुमेन के साथ। स्त्रियों को सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इस कारण युद्ध की स्थिति में दुश्मन के हाथों महिला टुकड़ी की हार या आत्मसमर्पण के समय शारीरिक शोषण, इसको आधार बनाया जाता था। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन भी नहीं दी जाती थी और ना ही इसके लिए उन्हें ट्रेन किया जाता था। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सेना के तीनों अंगों में अब महिलाओं की स्थिति कैसी है कि अब उनको स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। और अनदर कॉज फॉर वुमेन्स सच पुअर स्टेट इन द सोसाइटी, वो डिस्क्रिमिनेशन इन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और एक और कारण विधवा वुमेन की ये दयनीय स्थिति के लिए विधवाओं की दयनीय स्थिति थी। सो ये सभी वे समस्याएं हैं जिनका भारतीय समाज में स्त्रियों को सामना करना पड़ता था। अभी भी समाज के कुछ एक हिस्सों में अभी भी इन समस्याओं का सामना भारत में नारियों को, स्त्रियों को करना पड़ता है। यद्यपि अब स्थितियों में कुछ परिवर्तन आ रहा है, परंतु फिर भी समाज में व्याप्त समस्याओं की अनदेखी नहीं की जा सकती है। तो इन्हीं सभी बुराइयों को दूर करने हेतु ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को अंडरटेक किया गया। लेकिन इन सभी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को अंडरटेक करते हुए कुछ अधिकार नारियों को सुनिश्चित कर दिए गए, उन्हें प्रदान कर दिए गए। लेकिन अभी भी वो हम स्टीरियोटाइप्स की वजह से कहें, जो हमारी रूढ़ी युक्तियां समाज में प्रचलित हैं उनकी वजह से हैं, या समाज के कुछ हिस्सों में अभी भी अवेयरनेस की कमी है, अभी भी कुछ लोग इलिटरेट हैं, शिक्षा के अभाव के कारण भी हम मान सकते हैं कि अभी भी ये कुछ इस तरह की कुरीतियां अभी भी विद्यमान हैं। तो क्या क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं जिससे कि हमारे समाज में नारियों की स्थिति में उत्थान किया जाए, उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए और भेदभाव मुक्त ये सामाजिक प्रणाली की व्यवस्था की जाए। तो इसके लिए कुछ ऐसे उपाय सुझाए गए हैं जिससे कि भारत में भेदभाव मुक्त शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है और जो हमारा सोशल सिस्टम है उसे भी भेदभाव मुक्त बनाया जा सकता है। इन सभी उपायों में जो मेजर जो तरीके हैं वो है लड़कियों को स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, लड़कियों के साथ कोई भेदभावपूर्ण रवैया नहीं दिखाना है स्कूलों में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग एनी एक्टिविटी, सभी को इक्वल प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, वेदर इट इज मेल स्टूडेंट और इट इज फीमेल स्टूडेंट्स, वो उनकी किसी भी गतिविधि में करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन की बात हो या को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन की बात हो, तो हमको ये नहीं देखना है कि लड़कियां ये कार्य नहीं कर सकती हैं, लड़के ये कार्य नहीं कर सकते हैं। सो एज पर द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी हमें हर छात्र को, हर छात्रा को, वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी योग्यता के हिसाब से और उनकी रुचि के आधार पर हर वो कार्य प्रदान करने के अवसर प्रदान करने हैं जिसमें वो सक्षम है। मोरोवर शिक्षा स्तर में वृद्धि करके हमको एजुकेशन के लेवल को बढ़ाना है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। महिलाओं के शिक्षा स्तर में सुधार करके ही इनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है और इनके लिए अप्रोप्रिएट करिकुलम बनाकर और समान शिक्षा की व्यवस्था करके ही हम जो क्वालिटेटिव एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर सकते हैं। यदि इस उपाय को अपनाया जाए तो भेदभाव मुक्त स्कूल व्यवस्था प्रदान की जा सकती है। मोरोवर व्यावसायिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि, व्यावसायिक स्कूलों में महिलाओं और लड़कियों की सहभागिता जो है वो एक बहुत मुख्य मुद्दा माना जाता है। व्यावसायिक स्कूलों, जितने भी हमारे प्रोफेशनल स्कूल्स हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनमें वुमेन की, बालिकाओं की कम संख्या के कारण जो है, बालिकाओं की जो तरक्की है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, वो अभी अकॉर्डिंगली इतनी इंश्योर नहीं की जा रही है जितना कि मेन सेक्शन में है, मेल जेंडर में है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हमको फीमेल्स की, गर्ल चाइल्ड की, इवन वुमेन को भी हमको प्रोफेशनली तैयार करना है, या जो वुमेन एडल्ट वुमेन्स हैं उनको भी ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वहां पर भी ऑर्गेनाइज करने हैं, सो दैट कि वो जीवन कौशलों का विकास करके तरह तरह के कार्यों को करना सीखें, जिससे कि वो अपनी आजीविका कमाने के काबिल हो जाएं और आत्मनिर्भर बन जाएं, जिससे समाज में उन्हें भी वही स्टेटस मिलने की संभावना बढ़ जाती है जो कि एक पुरुष वर्ग को मिलती है। देयरआफ्टर समान अवसर प्रदान करना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना दोनों ही जेंडर को, मेल जेंडर और फीमेल जेंडर। शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़के और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि लड़कियों को समान अवसर प्रदान किए जाएं तो वे अपने जीवन को समृद्ध और विकसित कर सकती हैं। इसलिए जो गर्ल्स का जो पाठ्यक्रम है या विभिन्न शैक्षिक क्रियाएं, वो लड़कियों के समान ही होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें समान अवसर प्रदान करने हैं, तभी भेदभाव मुक्त जो ये स्कूल व्यवस्था है ये इंश्योर की जा सकती है। मोरोवर, वुमेन एम्पावरमेंट को सुनिश्चित करना, महिला सशक्तिकरण का समर्थन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि संपूर्ण महिलाएं अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सकें। देयरआफ्टर स्कूलों में पूर्ण सरकारी सहायता प्रदान करना, लड़कियों के लिए भी इनफैक्ट जो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है उसका सुचारू रूप से पालन होना चाहिए। यदि इन विभिन्न योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाए तो निश्चित तौर पर हम भेदभाव मुक्त विद्यालय व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। देन सोशल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सामाजिक एकता के लिए समाज को बदलने की आवश्यकता है। सामाजिक एकीकरण को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही माना जाता है, या जेंडर इनइक्वालिटी ही माना जाता है। इसलिए सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए लैंगिक असमानता को खत्म करना नितांत आवश्यक माना जाता है। लड़कियों के विषय में यह सोच होनी चाहिए कि एक लड़की ही एक मां बनती है जो घर में सम्मान, प्यार एवं स्नेह का विस्तार करती है। इसलिए लड़कों के समान ही लड़कियों को भी बचपन से ही सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर करके सामाजिक एकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। देन अभिभावकों में भी हमको शैक्षिक जागरूकता उत्पन्न करनी है। भारत में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अनपढ़ हैं और शिक्षा के मूल्य के विषय में अभी अनभिज्ञ ही माने जाते हैं। इस प्रकार अभिभावकों में शैक्षिक जागरूकता उत्पन्न करके जो जितने भी ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैं इनको कम किया जा सकता है। देन विभिन्न कार्यों में महिलाओं की सहभागिता, we have to ensure the participation of women in each and every activity, social activity. विभिन्न कार्यों में पारस्परिक रूप से महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक सभी कार्यों में निर्णय लेने और व्यवस्था बनाने में भी महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। देन विद्यालय शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें मोटिवेट करना, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में अभी भी कुछ भाग ऐसे हैं भारतीय समाज के, अभी भी जो पेरेंट्स हैं वो मोटिवेटेड नहीं हैं, अनअवेयर हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, वो शिक्षा से होने वाले लाभ या लाभों से परिचित नहीं हैं, तो या जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए तो उनसे अनभिज्ञ हैं। तो इसलिए ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके जिससे कि पेरेंट्स को मोटिवेट किया जा सके कि वे अपनी गर्ल चाइल्ड को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजें, ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। देन बालिकाओं के लिए शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि किशोरावस्था बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है और इस अवस्था में लड़कियां एक वयस्क महिला की भांति अपने भविष्य की भूमिका तैयार करती हैं।
इस समय शारीरिक शिक्षा प्रदान करके उनकी सहायता करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई लड़कियों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, या हम कहेंगे वो सही तरीके से फिजिकली डेवलप नहीं हो पाती हैं। जैसे हमने पहले कहा कि समाज में बहुत से स्टीरियोटिपिकल आइडियाज प्रिवेलिंग हैं कि जो एडिक्वेट या बैलेंस डाइट है या न्यूट्रिशियस डाइट है वो मेल चाइल्ड को ही देनी है, फीमेल चाइल्ड को नहीं देनी है, क्योंकि उसको बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो बहुत से तर्क दिए जाते हैं। तो हमें फीमेल चाइल्ड की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जितने भी पहलू हैं उन्हें सही तरीके से सुविकसित करने हेतु ध्यान देना है। तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस भी उनको प्रोवाइड करनी है, उनको न्यूट्रिशियस डाइट देनी है, बैलेंस डाइट भी देनी का भी ध्यान रखना है। मोरओवर एडिक्वेट डाइट उनको हमको देनी है, जिससे कि आगे जो भी कार्य किए जाने हैं उनके द्वारा वो सही तरीके से सुनिश्चित किए जा सके। इस तरह से हम देखते हैं कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं को सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, किसी भी तरह से हम उनको एजुकेट कर सकते हैं। अगर कुछ गर्ल्स किसी भी कारणवश फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए स्कूल नहीं आ पाती हैं, वो बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं, तो इनफॉर्मली या नॉन फॉर्मली हमें उन्हें एजुकेट करना है। उन्हें जितने भी लाइफ स्किल्स हैं उनके बारे में अवगत करवाना है, उनकी शिक्षा प्रदान करनी है, उनको ट्रेनिंग प्रदान करनी है, सो दैट कि वो अपनी आजीविका कमाने हेतु कुछ कार्यों को सीख लें। इन सभी उपायों को अपनाकर हम भारतीय समाज से लैंगिक भेदभाव को दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ लैंगिक भेदभाव मुक्त स्कूल व्यवस्था भी स्थापित कर सकते हैं। So this is all about our today's topic. Thank you and have a nice day.